नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी देश को असल में चलाता क्या है? सिर्फ कानून? नहीं, कानूनों से भी कहीं गहरे होते हैं कुछ सिद्धांत। आज हम भारत के संविधान के उसी मोरल कंपास की बात करेंगे, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये वो सिद्धांत हैं जो एक देश के लिए एक आदर्श भविष्य का नक्शा तैयार करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश की अपनी एक अंतरात्मा हो, मतलब एक ऐसी अंदरूनी आवाज जो उसे बताए कि क्या सही है क्या गलत, जो उसे रास्ता दिखाए कि एक बेहतर समाज बनने के लिए किस तरफ जाना है ना दिलचस्प सवाल। भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, वो ठीक यही काम करते हैं। ये हमारे देश के लिए एक मॉरल कंपस की तरह है। देखिए, ये कोई सख्त कानून नहीं है कि अगर माने नहीं तो सजा हो जाएगी। नहीं, ये असल में वो बड़े बड़े आदर्श हैं, वो सपने हैं जिन्हें हासिल करने का विजन हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा था। तो चलिए, दले के इस नैतिक ब्लूप्रिंट को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे गवर्नेंस की नींव को कैसे मजबूत करता है। तो सबसे पहला सवाल, ये नीति निर्देशक सिद्धांत आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं। मतलब ये वो आदर्श है जिनको ध्यान में रखकर देश के लिए कानून और पॉलिसीज बननी चाहिए। और लक्ष्य क्या है? एक वेलफेयर स्टेट बनाना। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा फंडामेंटल राइट्स और इनडायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो लीगली एनफोर्सेबल है, मतलब अगर वो आपसे छीने जाते हैं तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 37 साफ कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। पर फिर भी ये देश चलाने के लिए फंडामेंटल हैं, यानी बुनियादी हैं। तो ये अधिकार नहीं, बल्कि वो मंजिल है, वो लक्ष्य हैं जिनकी तरफ देश को लगातार बढ़ते रहना है। चलिए, तो अब इस ब्लूप्रिंट के पहले पिलर की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ये पिलर एक ऐसे समाज की नींव है जहां हर नागरिक के कल्याण और बराबरी की फिक्र की जाती है। इस पिलर में कुछ बहुत ही बुनियादी बातें हैं, जैसे आर्टिकल 38 कहता है कि दौलत का काम है एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना जिससे लोगों का भला हो। फिर आता है आर्टिकल 39, ये जोर देता है कि हर नागरिक को रोजगार के सही मौके मिले, और हाँ, मर्द और औरत दोनों को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले। और इसी में है आर्टिकल 39A, जो कहता है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई गरीबी की वजह से वकील नहीं कर सकता तो उसे मुफ्त कानूनी मदद दी जाए। बात सिर्फ काम की नहीं, काम की गरिमा की भी है। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और कुछ जरूरी मामलों में पब्लिक असिस्टेंस के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 42 ये पक्का करता है कि जहां लोग काम करें वहां का माहौल इंसानों के लायक हो, और साथ ही महिलाओं के लिए मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रावधान हो। और आर्टिकल 43 का लक्ष्य है कि हर मजदूर को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले कि वो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी इज्जत से जी सके। अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं, पूरे समाज का कल्याण। आर्टिकल 45 दौलत को 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी देता है। वहीं आर्टिकल 46 समाज के कमजोर तबकों, खासकर एससीज और एसटीज के एजुकेशनल और इकोनॉमिक हितों की रक्षा करने को कहता है। और आर्टिकल 47 का सीधा सा लक्ष्य है लोगों का न्यूट्रिशन लेवल और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना। ठीक है, तो ये था पहला पिलर। अब चलते हैं दूसरे पिलर की ओर, जो बात करता है कम्युनिटी और गवर्नेंस की, मतलब शासन की बनावट की। एक अच्छे शासन के लिए दो बातें बहुत ही मौलिक हैं। पहली आर्टिकल 40, जो कहता है कि गांव में पंचायतें बनाई जानी चाहिए। इसका मकसद क्या है? पावर को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब लोकतंत्र को एकदम जमीनी स्तर तक पहुंचाना। और दूसरी बहुत अहम बात है आर्टिकल 50 में। ये कहता है कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से अलग रखा जाए। इससे न्यायपालिका आज़ाद और निष्पक्ष रह पाती है और पावर का एक बैलेंस बना रहता है। तो सवाल उठता है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, जुडिशरी का काम है कानून को इंटरप्रेट करना, न्याय देना, और एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का काम है कानूनों को लागू करना। आर्टिकल 50 ये पक्का करता है कि ये दोनों अपना अपना काम आज़ादी से करें, एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाएं। इससे होता यह है कि पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होता और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते। इसी पिलर में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा में रहने वाला सिद्धांत भी है। ये है आर्टिकल 44। ये कहता है कि द डेवलपमेंट कोशिश करेगी कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। मतलब शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों में सबके लिए एक जैसा कानून।
ये कानूनी एकरूपता की तरफ एक बहुत बड़ा लक्ष्य। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी पिलर की। ये पिलर हमारे फर्ज का दायरा सिर्फ नागरिकों से बढ़ाकर हमारे पर्यावरण, हमारी ऐतिहासिक धरोहर और पूरी दुनिया के साथ हमारे रिश्तों तक ले जाता है। देखिए, ये पिलर हमारे नेशनल हेरिटेज की हिफाजत पर फोकस करता है। आर्टिकल 48 कहता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। फिर आर्टिकल 48A, जिसे बाद में जोड़ा गया, वो पर्यावरण, जंगलों और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा की बात करता है। और आर्टिकल 49 ये हमारे ऐतिहासिक स्मारकों और कलाकृतियों को बचाने का निर्देश देता है। मतलब ये सब हमारी नेचुरल और कल्चरल विरासत को बचाने के लिए है। और आखिर में आर्टिकल 51, ये भारत को एक ग्लोबल सिटीजन की तरह देखता है। ये दौले का फर्ज तय करता है कि वो दूसरे देशों के साथ न्याय और सम्मान के रिश्ते बनाए रखें, दुनिया में शांति को बढ़ावा दे और इंटरनेशनल कानूनों और संधियों की इज्जत करे। तो जब हम इन सभी पिलर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक अधूरा ब्लूप्रिंट है, एक बेहतर भारत बनाने का एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोजेक्ट। और यही सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली, ये सिद्धांत कोई बनी बनाई इमारत नहीं, बल्कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो हमेशा चलता रहेगा। ये एक ऐसे समाज का नक्शा है जो लगातार कोशिश करता रहता है और ज़्यादा न्यायपूर्ण, और ज़्यादा बराबर, और ज़्यादा मानवीय बनने की। और यहीं पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि दशकों पहले लिखा गया ये ब्लूप्रिंट आज की इस बदलती हुई दुनिया में और आने वाले कल की चुनौतियों में हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।